Friends, we are going to discuss analytic function of a complex variable in this video. Now see the definition. A complex function f of z is said to be analytic at a point z naught if it is differentiable in some neighborhood of z naught. In other words, a function f of z is said to be analytic at a point z naught if there exists a neighborhood z minus z naught mod is less than delta at all points of which f dash z exist. मतलब क्या है कहने का कि अगर कोई वन वैल्यूड फंक्शन डिफरेंशिएबल हो आपके पास जेड नोट पॉइंट की नेबरहुड में, मतलब खाली जेड नोट पे नहीं बल्कि जेड नोट के आसपास भी अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है एट द पॉइंट जेड नोट. ठीक है. If one valued function f of z is differentiable at every point of a domain D of a complex plane, then we say that f of z is analytic in D. अगर पूरा आपके पास कोई डोमेन D गिवन है और उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पूरे में क्या कहलाएगा? एनालिटिक. If in a domain D of complex function f of z is analytic throughout, we sometimes say that f of z is regular in D. मतलब analytic in D कहें या regular in D कहें तो वो सेम चीज़ है. और the term holomorphic function is also used to denote analyticity of the domain. इन ए डोमेन मतलब हम किसी डोमेन डी में फंक्शन को एनालिटिक कह सकते हैं, रेगुलर कह सकते हैं और होलोमॉर्फिक भी कह सकते हैं. तो तीनों एक ही चीज़ हैं. अब इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक एट सम पॉइंट इन एवरी नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट जेड नोट एक्सेप्ट जेड नोट, जेड नोट को छोड़ के उसके आसपास के सारे पॉइंट्स पे फंक्शन कैसा है? डिफरेंशिएबल है, मतलब एनालिटिक है. तो उस केस में ये पॉइंट जो जेड नोट जिसके ऊपर की वो एनालिटिक नहीं है उसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड. ठीक है. ए फंक्शन इज सेड टू हैव रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट ए पॉइंट जेड नोट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन इफ ए फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट जेड नोट. पहली बात उस पर सिंगुलैरिटी होनी चाहिए तो इसका मतलब उसके ऊपर एनालिटिक ना हो, लेकिन उसको हम रिमूव कर सकें तो उसको हम कहेंगे रिमूवेबल. मीन्स बट कैन बी मेड एनालिटिक बाय मेयरली असाइनिंग ए सुटेबल वैल्यू टू द फंक्शन एट दैट पॉइंट. मतलब उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की सुटेबल वैल्यू अगर हम डिफाइन कर दें तो वो सिंगुलैरिटी रिमूव हो जाएगी. उस केस में कहलाएगी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. एग्जाम्पल देखो, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड प्लस 1 जेड माइनस 1 इज एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट जब ये ज़ीरो हो जाए मीन्स जेड इक्वल टू माइनस 1 हो, या ये ज़ीरो हो जाए मीन्स जेड इक्वल टू 1 हो. तो 1 और माइनस 1 दो इसके सिंगुलैरिटी पॉइंट्स हैं या सिंगुलर पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं कि इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट द सम and product of any two and therefore any finite number of analytic functions regular in a domain D is itself regular in D. मतलब क्या है कहने का कि अगर f of z, g of z दो रेगुलर या एनालिटिक फंक्शंस हैं डोमेन D के अंदर तो उनका सम मीन्स f of z प्लस g of z, डिफरेंस मीन्स f of z माइनस g of z, प्रोडक्ट f of z into g of z, and also f of z by g of z is regular in D for every pair of analytic functions f of z and g of z, provided denominator is not equal to 0. g of z is not equal to 0 in the domain D. If f of z is analytic at each point of the entire finite plane, अगर कोई फाइनाइट प्लेन आपके पास दे रखा है और उसके अंदर पूरे के पूरे फाइनाइट प्लेन में फंक्शन कैसा है? एंटायर है, एनालिटिक है. तो उस केस में उस फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन भी कह सकते हैं. अगर पूरे फाइनाइट प्लेन में कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाए तो उसको हम एंटायर फंक्शन भी कहते हैं. ए पॉइंट वेयर द फंक्शन फेल्स टू बी एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट. ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोशी रीमान इक्वेशंस, जिनको शॉर्ट फॉर्म में CR इक्वेशंस कहते हैं. तो ये इक्वेशंस जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये हमें
डिफरेंशिएबिलिटी पे कुछ कंडीशंस के बारे में बताएंगी। तो और ये दी किसने थी? ये दी थी कोशी रीमान इक्वेशन, जैसा नाम से पता चल रहा है। टू मैथमेटिशियंस, एक कोशी ने जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे और दूसरा रीमान ने जो कि जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने मिलके इस पे काम किया और फिर ये कंडीशंस हमें दी। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू u of xy plus iota v of xy is differentiable at a point z naught equal to x naught plus iota y naught in a domain D, then the four partial derivatives ux, uy, vx, vy exist at x naught, y naught and satisfy the equations ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये जो आपके पास नेसेसरी कंडीशंस है ना, ये वाली ux इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स, दीज कंडीशंस आर कॉल्ड CR इक्वेशंस। तो ये आपको पहले प्रूव करनी है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट जेड नोट पे जिसके के रियल और इमेजिनरी पार्ट एक्स नोट वाई नोट हैं, तो उस केस में चारों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई इस पॉइंट के ऊपर एक्स नोट वाई नोट के ऊपर एग्जिस्ट करेंगे और CR इक्वेशंस मीन्स यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। Let the function w equal to f of z be analytic in a domain region R. Then f dash z exists uniquely at every point of that region. क्योंकि एनालिटिक दे रखा है तो एनालिटिक दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब f dash z एग्जिस्ट करता है और यूनिक है। मान लो इंक्रीमेंट्स जो हैं वो हैं u के अंदर डेल्टा u, v के अंदर डेल्टा v एंड z के अंदर डेल्टा z। ये हैं इंक्रीमेंट्स और x के अंदर डेल्टा x, y के अंदर डेल्टा y। देन उस केस में f डैश z को हम कैसे डिफाइन करते हैं? f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z डिवाइडेड बाय डेल्टा z एंड लिमिट एज डेल्टा z टेंडिंग टू 0। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अब इसकी वैल्यू f ऑफ z प्लस डेल्टा z की, तो अगर आपके पास f की वैल्यू ये वाली है तो उस केस में f ऑफ z प्लस डेल्टा z की वैल्यू क्या हो जाएगी? u प्लस आयोटा v थी ना, मीन्स इंक्रीमेंट u में भी लगेगी और v में भी लगेगी, मीन्स u प्लस डेल्टा u प्लस आयोटा टाइम्स v प्लस डेल्टा v, और f ऑफ z की वैल्यू u प्लस आयोटा v और डेल्टा z। ये आ गया आपके पास। यहाँ से ये आपके पास कटने के बाद यहाँ से डेल्टा u बचा प्लस आयोटा डेल्टा v बचा और डिवाइडेड बाय डेल्टा z, दोनों अलग अलग पार्ट हमने कर लिए। अब f ऑफ z एनालिटिक है इन द रीजन R, सो दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट of the manner as delta z approaches to 0, means this may approach along any path to 0. Now suppose पहला केस हम ले लें कि delta z approaches to 0 along a line parallel to x axis। इस तरह के केस हमने पहले भी किए हैं। अगर पैरेलल टू x एक्सिस कोई लाइन लोगे तो वो y इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा और जब y कांस्टेंट हो गया तो y में इंक्रीमेंट 0 हो जाएगी, मींस डेल्टा y विल बी 0। और उस केस में डेल्टा z की वैल्यू जो कि डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y होती है जनरली, उसमें डेल्टा y 0 पुट के डेल्टा z जो है वो सिर्फ डेल्टा x बच जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो f डैश z की वैल्यू क्या आ गई? लिमिट एज डेल्टा z की जगह डेल्टा x आ गया, डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा v बाय डेल्टा x, मीन्स दिस इज करली u बाय करली x प्लस आयोटा करली v बाय करली x। इसको आप 2 पुट कर दो। अगेन कंसीडर करो कि डेल्टा z अप्रोचेज टू 0 अलोंग ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन क्या होती है? x इक्वल टू सम कांस्टेंट, और जब x कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा x जो कि इंक्रीमेंट इन x है दैट विल बी 0। ठीक है, तो इट मीन्स डेल्टा z की वैल्यू जो कि आपके पास डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा y थी, उसमें डेल्टा x 0 हो गया तो वैल्यू क्या बन गई? आयोटा डेल्टा y।
इस वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट एज डेल्टा जेड की जगह आपका आ जाएगा यहाँ पे आयोटा डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो। आयोटा तो जीरो को टेंड करेगा नहीं, तो डेल्टा वाई टेंड्स टू जीरो, और डेल्टा यू बाय आयोटा डेल्टा वाई, और यहाँ पे भी आयोटा डेल्टा वाई। तो यही वाली वैल्यू यहाँ लिखी गई है। अब दिस इज 1 बाय आयोटा करली यू बाय करली वाई एंड प्लस आयोटा से आयोटा कट गया, करली वी बाय करली वाई। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, इसको रैशनलाइज करोगे ना, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये टर्म पहले लिखूँ रियल पार्ट, करली वी बाय करली वाई माइनस आयोटा करली यू बाय करली वाई। अब 2 और 3 में, 2 में ये वैल्यू आई हुई है, 3 में ये वैल्यू आई हुई है, और दोनों ही वैल्यू किसकी हैं, एफ डैश जेड की। और आपको ये पता है कि ये वैल्यू दोनों की दोनों सेम होंगी क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू शुड बी यूनिक। तो दोनों वैल्यूज़ को इक्वल पुट करोगे तो आपके पास ये पहले से वैल्यू और ये दूसरी से, ये इक्वल पुट कर दी। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आपके पास क्या आ जाएगा, करली यू बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली वी बाय करली वाई एंड करली वी बाय करली एक्स इक्वल टू माइनस करली यू बाय करली वाई। मीन्स यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। दीज आर द कोशी-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो कोशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड। तो इट मीन्स ये नेसेसरी कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कोशी-रीमान इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, और अगर कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अब रिमार्क्स देखो क्या है आपके पास इस केस में। एफ ऑफ जेड आपके पास u प्लस आयोटा वी है विच गिव्स करली एफ की वैल्यू है, तो करली एफ बाय करली एक्स इज इक्वल टू करली यू बाय करली एक्स प्लस आयोटा करली वी बाय करली एक्स, और करली एफ बाय करली वाई की वैल्यू क्या आएगी, करली यू बाय करली वाई प्लस आयोटा करली वी बाय करली वाई। फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स सी आर इक्वेशंस इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैन बी पुट एज, हम कैसे पुट कर सकते हैं, करली एफ बाय करली एक्स इक्वल टू 1 बाय आयोटा टाइम्स करली एफ बाय करली वाई। तो ये भी शेप आपकी हो सकती है। क्यों, क्योंकि करली यू एक्स आपके पास किसके इक्वल था, वी वाई के। तो अगर 1 बाय आयोटा करूंगी तो यहाँ से 1 बाय आयोटा आएगा, तो आयोटा आयोटा कट के ये वी वाई ही तो आएगा रियल पार्ट। ठीक है ना, और इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट इक्वेट होंगे, तो यहाँ पे 1 बाय आयोटा आया जो कि आपके पास जब इसको रैशनलाइज करोगे तो माइनस आयोटा के इक्वल आएगा, सो वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी बनती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म सीधी। इट मस्ट बी नोटेड दैट अनलेस, मतलब कहने का ये है कि अगर कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख सकते हो, मान लो आपके पास जेड जो है एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो उस केस में एफ ऑफ जेड, मान लो आपने मान लिया फंक्शन है रियल पार्ट ऑफ जेड मीन्स एक्स के इक्वल है। उस केस में u की वैल्यू हो गई x, v की वैल्यू हो गई 0, तो करली u बाय करली x 1 हो गया, करली u बाय करली y 0 हो गया, करली v बाय करली x 0 हो गया, करली v बाय करली y 0 हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फंक्शन जो है उसकी कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। ठीक है ना, तो इट मीन्स जब कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं होती तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। एक्चुअली कोशी-रीमान इक्वेशंस की हेल्प से हम ये पता लगा पाते हैं कि ये कब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो हमें सफिशिएंट कंडीशंस आगे हम पढ़ेंगे। तो अब एग्जांपल्स इसी तरह के हैं आपके पास, तो जिसमें कोशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आपको काम करना है। मीन्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस आयोटा टाइम्स बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज एनालिटिक। आल्सो फाइंड f डैश z। तो एक्चुअली f ऑफ z आपका u प्लस आयोटा v होता है। u की वैल्यू यहाँ से रियल पार्ट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस 2xy हो गया, और v की वैल्यू हो गई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
अब एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, इसका मतलब u और v कोशी रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। ux इक्वल टू वी वाई आएगा और uy इक्वल टू माइनस वी एक्स आएगा। तो सारे डेरिवेटिव यहाँ से निकाल लो। ux की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 2x, ये 0 और यहाँ से माइनस 2i, तो 2x माइनस 2i। uy की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2ay और यहाँ से माइनस 2x, ठीक है। तो ये तो आपकी उसकी वैल्यू आई। अब यहाँ से vx निकालोगे, एक्चुअली ux किसके इक्वल होना चाहिए vy के, तो पहले vy ही निकाल लूँ। तो vy की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से माइनस 2y और यहाँ से क्या आएगी 2x, तो माइनस 2y और प्लस 2x, यही है ना। तो ये सेटिस्फाई हो गई। अब इसी तरह से आपने दूसरी वैल्यू जो निकाली थी उसके हिसाब से uy आप पहले से निकाल चुके हो। यहाँ से आ रहा था आपके पास 2ay और यहाँ से माइनस 2x, और दूसरी इक्वेशन से vx निकालो इस वाली से, तो vx की वैल्यू क्या आएगी 2bx और यहाँ से क्या आएगी 2y प्लस 2y, तो ये आपके पास आया। तो इन माइनस लेना ना इसका, तो इसलिए दोनों माइनस है। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे आप, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई को इक्वेट करो, क्योंकि आपको कंपेयर करना है। एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वेट करो। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ से माइनस 2 है, यहाँ से माइनस 2b है, तो b की वैल्यू आ गई 1, और y के कोफिशिएंट यहाँ से 2 है और यहाँ से माइनस 2 है, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो अब आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब एफ डैश जेड होता किसके बराबर है, एफ डैश जेड का जो फॉर्मूला है, आपने जो ये आर्टिकल किया था ना, इसमें से चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला ले सकते हो, ये वाला जो आपने निकाल रखा है, कर ली u बाय कर ली x प्लस आयोटा कर ली v बाय कर ली x, या ये वाला भी ले सकते हो जो ये वैल्यू निकली है, कर ली v बाय कर ली y माइनस कर ली u बाय कर ली y, कोई भी एक ले सकते हैं। तो हमने ऊपर वाला यहाँ पे ले लिया, तो ऊपर वाले फॉर्मूला से आपके पास क्या आ जाएगा, एफ डैश जेड की वैल्यू आ गई, कर ली u बाय कर ली x प्लस आयोटा कर ली v बाय कर ली x, और दोनों वैल्यूज को पुट करो और सिंप्लीफाई करो, एंड दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड जेड बार इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नो वेयर डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजिन। तो फंक्शन, हालांकि हम ये रिजल्ट ऑलरेडी कर चुके हैं एक बार, यहाँ हम कोशी रीमान इक्वेशन यूज करते हुए कर रहे हैं। जेड जेड बार मीन्स मोड ऑफ जेड स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उस केस में u की वैल्यू ये पूरी की पूरी आ गई, आयोटा वाली टर्म ही नहीं है, तो v 0 आ गया। ux निकाल लो 2x आ जाएगा, uy निकाल लो 2y आ जाएगा, और vx निकालोगे 0, vy निकालोगे 0। तो क्लियरली कोशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, मीन्स ux इज नॉट इक्वल टू vy। दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 0 0 पे कोशी रीमान इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है, क्योंकि अगर x 0 हो जाए तो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, x और y 0 होने से। तो कोशी रीमान इक्वेशन 0 0 को छोड़ के और कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं होती। तो फंक्शन जो है वो 0 0 को छोड़ के कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। हालांकि जब आप फर्दर चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन 0 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो इट मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन के लिए तो उसकी नेबरहुड में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो यहाँ तक आप काम कंप्लीट करो, रिवाइज करो, डाउट्स पूछ सकते हो।